Hello, my dear students. We have already discussed the first part of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सोशलिज्म के राइज और यूरोप में उसके स्प्रेड के बारे में डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सोशलिज्म धीरे धीरे अपना रूप भी बदलता रहा और बदलते हुए रूप के साथ, बदलते हुए नेचर के साथ, बदलते हुए अप्रोच के साथ यह रशिया पहुंचा। रशिया में मार्क्सिज्म को, सोशलिज्म को पॉपुलर बनाने का काम किया व्लादिमीर लेनिन और उसके बोल्शेविक फ्रेंड्स ने, जिनमें जोसेफ स्टालिन और लियोन ट्रोट्स्की का बहुत बड़ा रोल था। आज हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जापान और रशिया का जो वॉर हुआ 1904-5 में, उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया रशिया के फेट को, रशिया के फ्यूचर को। साथ साथ हम लोग RSDLP यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लडी संडे के बारे में पढ़ेंगे, बोल्शेविक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंशेविक्स के बारे में पढ़ेंगे, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के इमीडिएट इफेक्ट्स रशिया के ऊपर क्या रहे और वर्ल्ड के ऊपर क्या रहे। साथ ही साथ हम लोग स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भी अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इनके अलावे भी कई छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सोशलिज्म को कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में एक रिएक्शन के रूप में देखा जाता है। कैपिटलिज्म ये मानकर चलता था कि मिनिमम एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि सोशलिज्म ये मान के चल रहा था कि सोसाइटी के हर इंडिविजुअल का भला होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। यह इसका मानना था। सोशलिज्म क्लासलेस सोसाइटी को मान करके चल रहा था, सोशल वेलफेयर को मान करके चल रहा था, सोसाइटी को इंडिविजुअल से ऊपर रखकर चल रहा था। सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ था और सबसे बड़ी बात यह थी कि सोशलिज्म यह मानकर चल रहा था कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट to regulate the economic life of the country. सोशलिज्म के शुरुआती दौर में, अर्ली फेज में, सोशलिस्ट थिंकर्स ने सोशल रिकंस्ट्रक्शन का जो आइडिया दिया था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, फेल होने लगा था। बट इट कनेक्टेड द सोशलिस्ट ऑफ द 18th century and the socialist thinkers of द 19th century। 18वीं शताब्दी के समाजवादी विचारकों को 19वीं सदी के समाजवादी विचारकों से जोड़ दिया गया। 19th century के सोशलिस्ट थिंकर्स दो बातों पर बहुत जोर देते थे। पहली बात, द एविल्स ऑफ द देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और दूसरी बात, द वेरी पुअर वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज। अब हम लोग कुछ ऐसे ही सोशलिस्ट थिंकर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानने का कोशिश करेंगे।
इनमें सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ओवन का। रॉबर्ट ओवन वॉज अ वेरी फेमस सोशलिस्ट थिंकर फ्रॉम इंग्लैंड। He advocated three important things. Number one, system of self-governing. Number two, non-profit cooperative shops and producers. Number three, societies catering to the needs of the workers. दूसरा नाम आता है फ्रेंच सोशलिस्ट जर्नलिस्ट लुइस ब्लैंक का। लुइस ब्लैंक ने 3 चीजों को एडवोकेट किया। ही एडवोकेटेड टू नंबर 1, गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू सोशलिज्म। नंबर 2, इस्टैब्लिश कोऑपरेटिव वर्कशॉप्स एंड नंबर 3, ड्राइव आउट privately owned business houses by their own competition. Third name is of Karl Marx. He was a German, but he spent the most important time of his life in England. He was a German philosopher, writer, economist, revolutionary, and a thinker against capitalism. Karl Marx propounded labor theory. He is called father of scientific socialism. He wrote Das Kapital, the Communist Manifesto, and the German ideology. The next one is Friedrich Engels. Friedrich Engels was a German philosopher, industrialist, a revolutionary thinker, and a socialist. He was a very good businessman also. He wrote the Communist Manifesto, the origin of the family, private property, and the state. Now, Karl Marx and Friedrich Engels both worked together for socialism. Both of them, दोनों ने मिल करके सोशलिज्म को कई चीजें दी, जिसमें 3 बहुत बड़ी चीजें हैं। नंबर 1, अ फिलॉसफी टू सोशलिज्म। नंबर 2, अ न्यू डायरेक्शन टू सोशलिज्म। नंबर 3, अ साइंटिफिक बेस टू सोशलिज्म. Karl Marx has explained everything in his book Das Kapital. Karl Marx propagated 3 things in his book. Number 1, workers of the world get united. Number 2, you have nothing to lose but everything to get. And number 3, a classless society is the natural society of the future. In this way, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सोशलिस्ट राइटर्स, थिंकर्स, फिलॉसफर्स ने सोशलिज्म को अपने अपने तरीके से यूरोप में पॉपुलर बनाने का प्रयास किया, और ये प्रयास बहुत हद तक पॉपुलर भी हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिला, किस तरह से मिला? 28 सितंबर 1864 to 1876, also known as the First Communist International, George Odger, Henry Tolaine, Edward Spencer, they contributed a lot to make socialism popular in Europe. The Second International, or the Second Communist International, 14 July 1889 in Paris, France. It was dissolved in the year 1916. You must be knowing 1916, it was the period of the First World War. That was also a reason to dissolve it. Then after that, many socialist and labor parties were formed in different European nations. 1st May was declared as the International Workers' Day.
19th March, it was declared as the International Women's Day in 1910 and on 8th March in 1917. That is why we observe International Women's Day on 8th March every year. और यहीं से 8 आवर्स का वर्किंग डे करने के लिए जोरदार प्रयास शुरू हुआ. इट इनिशिएटेड फॉर 8 आवर्स वर्किंग डे. This was the time when the idea, the concept of socialism, the philosophy of socialism gradually reached Russia. अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सोशलिस्ट आइडिया, सोशलिस्ट फिलॉसफी रशिया कैसे पहुंची. 20th सेंचुरी के बिल्कुल बिगिनिंग में ही इंग्लैंड में बहुत से ट्रेड यूनियंस ने और वर्कर्स यूनियंस ने लेबर पार्टी का गठन कर दिया, लेबर पार्टी का निर्माण कर दिया था. उधर फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी. लेकिन यूरोप के बहुत से देशों में अभी भी जो गवर्नमेंट चल रही थी उनमें कंजर्वेटिव्स का, लिबरल्स का और रैडिकल्स का दबदबा था. द वेरी फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट in the entire Europe, or you can say in the entire world, was formed in Russia after the success of the Russian Revolution of 1917. And it was by Vladimir Lenin, the leader of the Bolshevik Party. जब हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि सोशलिज्म रशिया तक कैसे आया, तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर, जहां पर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का स्लोगन रेज किया गया. 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया और यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूरे यूरोप में तेजी के साथ पॉपुलर भी हुआ. The first Communist International and the second Communist International also popularized the ideology of socialism. समाजवाद के विचारों को, सिद्धांतों को और ज़्यादा मजबूत बनाने में फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने जबरदस्त भूमिका निभाई. उधर 1883 में इमांसिपेशन ऑफ लेबर बहुत बड़ी बात थी. सोशलिज्म को रशिया में एक बहुत मजबूत जड़ मिल गई 1898 में. ये कैसे? ये ऐसे कि मिन्स्क नाम के शहर में RSDLP, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हो गया. मिन्स्क बेलारूस में पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना है कि द RSDLP यानी द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का हेडक्वार्टर रहा, बना पेट्रोग्राद में या सेंट पीटर्सबर्ग में. और ये RSDLP बनाया किसने? मार्क्सिस्ट लोगों ने, मार्क्सिस्ट फॉलोअर्स ने जो रशिया में थे, सोशलिस्ट लोगों ने जो रशिया में थे, जो कार्ल मार्क्स के सपोर्टर थे, उनके विचारों के फॉलोअर थे. इसका मतलब यहां यह है कि सोशलिज्म emerged fast and become very popular in Russia as a reaction against capitalism. But unfortunately, the RSDLP faced a split in 1903. 1903 में RSDLP में द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में स्प्लिट आ गया, फूट आ गई, बंटवारा हो गया. यह पार्टी दो भाग में बट गई. एक बोल्शेविक, दूसरा मेंशेविक. मेंशेविक्स 1903 से 1921 तक एक्टिव रहे
इन लोगों को सॉफ्ट सोशलिस्ट भी कहा जाता था। राबोशिया गजेटा और वर्कर्स गजट इनका पॉपुलर पेपर था, ऑफिशियल पेपर था। जूलियस मार्तो, अलेक्जेंडर मार्टिनो, जॉर्ज प्लेखनोव, लियोन ट्रोट्स्की, these were the main Menshevik leaders, soft leaders. These leaders wanted broad base of popular support to the socialist movement in Russia, for the socialist revolution in Russia. When the RSDLP faced the split in 1903, जब RSDLP में स्प्लिट आया 1903 में, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो माइनॉरिटी वाला ग्रुप था उसको मेनसेविक बोला गया, और उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ जाना। अब हम लोग जानते हैं जो मेजॉरिटी वाला ग्रुप था उसके बारे में। तो मेजॉरिटी ग्रुप को रशियन लैंग्वेज में कहा गया बोल्शेविक्स। ये बोल्शेविक लोग थे जो मेजॉरिटी में थे, ज्यादा संख्या में थे। 1903 से लेकर 1918 तक इनको बोल्शेविक कहा गया। 1918 से लेकर 1925 तक इनको द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया। 1925 से लेकर 1952 तक इनको ऑल यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया, और 1952 ऑनवर्ड्स इनको द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन कहा गया। हम लोग जानते हैं कि 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के समय ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका दो पॉलिसीज के आने के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट के रूप में, द USSR और द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट नेशंस। बोल्शेविक पार्टी, हम लोग इस पे फिर से आते हैं। बोल्शेविक पार्टी का स्लोगन था पीस, लैंड एंड ब्रेड, शांति, भूमि और रोटी। व्लादिमीर लेनिन, लियोन ट्रोट्स्की और जोसेफ स्टालिन, ये तीन सबसे प्रोमिनेंट एंड पावरफुल Bolshevik leaders थे। They believed, the Bolsheviks believed in a rigid political structure. They used to say it was very much required for the success of the Bolshevik Revolution of 1917. According to them, it was necessary to initiate a revolution, a socialist revolution for a big change. According to them, this structure was very much required for an effective revolution, for effective change. अब हम लोग बात करते हैं the revolution of 1905. Liberals, the socialist democrats and the socialist revolutionaries, they worked together. They won the support of the Jadidists. Jadidists, the Muslim community, educated Muslim community in Russia, Jadidists. They also got support of the farmers, workers and peasants in Russia. And they started demanding a constitution. 1905 के रिवॉल्यूशन को वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इवेंट्स इन द यूरोपियन मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन ने, 1905 के रिवॉल्यूशन ने जार निकोलस सेकंड को इस बात का आभास दे दिया कि उनके ऑटोक्रेटिक रूल का अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसीलिए इस रिवॉल्यूशन को, यानी 1905 के रिवॉल्यूशन को द ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 भी कहा जाता है। तो हम लोग जानने का कोशिश ये करते हैं कि 1905 के रिवॉल्यूशन के क्या कारण हो सकते थे,
किन बातों को लेके ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। 1905 के रिवॉल्यूशन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको हम पॉइंट के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। पहला फैक्टर था कि जार निकोलस सेकंड ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। दूसरा फैक्टर था कि द जार निकोलस सेकंड ऑफ द रोमानोव डायनेस्टी हैड ब्लाइंड फेथ इन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, दैवी अधिकार राजा के। जार is the representative of the God on the earth. He was not responsible to anyone, he was not answerable to anyone, and his decisions couldn't be questioned by anyone. He was the head of the legislature, executive and judiciary, everything. Third factor, the condition of the workers in the factories, miserable, very poor. Factor number 4, the effects of the ideas of Karl Marx, socialism. Workers of the world, get united, you have nothing to lose but everything to get. Fifth factor, जापान जैसे छोटे से देश ने रशिया जैसे बड़े देश को 1904-05 के वॉर में बुरी तरह से हरा दिया। The Russian people, the Russian soldiers, the Russian workers, the Russian farmers, everyone took it as a big humiliation of Russia by Japan. And most of the people held the Tsar Nicholas II responsible for this humiliating defeat. Number 6, the immediate factor, the Bloody Sunday. Bloody Sunday को एक अलग ही छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में देखा जाता है। One way it was 22nd January, the other way it was 9th January 1905, but both ways it was a Sunday, a peaceful and unarmed procession by the people of Petrograd under the leadership of Father Gapon was marching ahead towards the Winter Palace, the residence of the king, Tsar Nicholas II of Romanov dynasty. They were going to deliver a petition, a list of demands. ये लोग एक मांग पत्र लेकर के और राजा के महल तक जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। रूस और जापान का जो वॉर हुआ था 1904-1905 में, जिसमें रूस की बहुत बड़ी हार हुई थी, उसके चलते जो आर्थिक संकट आया था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस रशिया के सामने आई थी, रशिया के लोगों के सामने जो आई थी, उसी के बारे में वो राजा को बताना चाहते थे, अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते थे, अपना क्रोध दिखाना चाहते थे। जैसा कि मैंने कहा, फादर गैपोन वॉज लीडिंग देम and it was a peaceful march. लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस के गार्ड्स, द कोसैक्स, द रॉयल गार्ड्स, द पैलेस गार्ड्स ऑफ द किंग, द कोसैक्स, दे ओपन फायर। उन लोगों ने इस पीसफुल मार्च के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। 13 people were killed and 15 got injured. We have to remember it was a peaceful march on a Sunday. And this Sunday became bloody. Why bloody? 13 people were killed and 15 got injured by the bullet shots of the Cossacks, the palace guards. And that is why we call it the Bloody Sunday. With this, with the Bloody Sunday, the revolution of 1905 started, and it continued for some time. But its outcomes were very important. Then what were the outcomes of the revolution of 1905? Let us see. देखते हैं जरा उनको भी। The Tsar Nicholas II ordered to constitute a consultative council that was called Duma. This Duma was to be elected indirectly. Within 75 days,
the Tsar Nicholas II dismissed the first Duma, and within 3 months, the second Duma was elected. The voting laws were changed. The conservatives were included in maximum number because the conservatives were supporting the Tsar. When the second Duma was dismissed and the third Duma was created, it was packed with the conservatives, with the supporters of the Tsar. Once again, the liberals and the revolutionaries both were kept out from the Duma. The Soviet of Workers of Delegates was established by the workers of Petersburg, and Leon Trotsky was its vice president. You can imagine how powerful this Soviet was. I hope all of you have got this clear, what were the effects of the revolution of 1905, which is also known as the dress rehearsal of the revolution of 1917. अब हम लोग बात करेंगे रशिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1905 के रिवॉल्यूशन ने रोमानोव डायनेस्टी के रूलर जार निकोलस सेकंड के मन में डर तो पैदा कर ही दिया था, और केवल जार निकोलस सेकंड के मन में डर पैदा नहीं हुआ था, रशिया की पॉलिटिक्स में जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, प्रभावकारी लोग थे, उन सबके मन में डर पैदा हो गया था। सबको रिवॉल्यूशन का डर सताने लगा था, सबको बोल्शेविक्स का, मार्क्सिस्ट का डर सताने लगा था, सबको लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज का डर सताने लगा था। तो एंटायर पॉलिटिकल सर्किल ऑफ रशिया गॉट वेरी वेरी अलर्ट। पूरे रशिया के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में एक टेंशन आ गया। हम सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इसमें दो ग्रुप थे, यानी पूरा यूरोप दो ग्रुप में बटा था, और उनके सपोर्ट में पूरा वर्ल्ड भी दो ग्रुप में बट चुका था इनके सपोर्ट को लेकर के। पहला ग्रुप था ट्रिपल अलायंस लेड बाय जर्मनी एंड सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की एंड अदर्स। दूसरा ग्रुप था ट्रिपल एंता। एंता एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रिपल एंता में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, लेटर ऑन सपोर्टेड बाय अमेरिका, बट लेटर ऑन दिस ग्रुप वाज लेफ्ट बाय रशिया आफ्टर द सक्सेस ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो ये दो ग्रुप लड़ रहे थे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, रशिया वाज इन ट्रिपल एंता ग्रुप अगेंस्ट जर्मन ग्रुप, ये क्लियर है। ट्रिपल अलायंस जो जर्मनी का ग्रुप था उसको सेंट्रल पावर्स भी बोलते हैं, और ट्रिपल एंता जो फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया का और उनके सपोर्टर्स का ग्रुप था, इसको अलाइज भी बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब रशिया शामिल हुआ तो जार निकोलस सेकंड को उनके कंट्री के लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिया। द पीपल ऑफ रशिया इनिशियली सपोर्टेड द जार अ लॉट, बट ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द जार निकोलस सेकंड, due to the approach of Tsarina Alexandra the Queen, due to the policies influenced by Rasputin the corrupt monk, the people got annoyed. Gradually, people stopped supporting the Tsar and started supporting the Bolsheviks. The Tsar, the Tsarina Alexandra, the monk Rasputin, they lost their popularity, they become unpopular. By 1917, more than 7 lakh Russian people were killed in the First World War. Due to continuous wars, the finance of Russia had become miserable. It was a very severe setback to the Russian army, to the Russian economy, to the Russian power and prestige. And everything happened on the Eastern Front. The soldiers of the army refused to continue in the First World War.
because they were facing a lot of problems. The Russian industry suffered a lot. Most of the industries closed. Unemployment spread fast. Poverty, miserable. People were starving to death. By the winter of 1917, the condition of St. Petersburg was miserable. There was acute problem of the shortage of bread and flour. Railway lines began to break down around 1916. There was shortage of laborers, there was shortage of workers. And it was realized, इसको महसूस किया गया पूरे रशिया में. कोई काम नहीं करना चाह रहा था. जार को तो कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था. In this situation, in the year 1917, in the beginning itself, the February Revolution or the March Revolution took place. अब हम लोग बात करते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में. रिवॉल्यूशन शुरू हुआ. यह रिवॉल्यूशन बोल्शेविक्स का रिवॉल्यूशन था. जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट में था, ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट में था. जार निकोलस सेकंड के रोमानोव डायनेस्टी के अगेंस्ट में था, उनके डिवाइन राइट्स के अगेंस्ट में था, उनकी एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट में था. बट इसका नेचर था मार्क्सिस्ट और इसको लीड कर रहा था बोल्शेविक्स और बोल्शेविक्स का लीडर था लेनिन. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, फरवरी 1917 के आते आते रशिया के 7 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. इसके चलते रशिया की इकोनॉमी, रशिया की पॉलिटिक्स, रशिया की सोसाइटी, रशिया की इंडस्ट्री, रशिया का ट्रेड, रशिया का एग्रीकल्चर सब कुछ कोलैप्स कर गया. लोग रोटी और आटे के लिए रोने लगे, तरसने लगे. लोग भूख से मरने लगे. रिजल्ट क्या निकला इसका? स्टारवेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी थी, सब कुछ था. और सब के कारण जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट में एंगर था. इस एंगर ने जो सिचुएशन क्रिएट किया, उस सिचुएशन ने फोर्स कर दिया रिवॉल्यूशन शुरू करने के लिए रशिया के लोगों को. तो 1917 का ये जो रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं. फरवरी या मार्च रिवॉल्यूशन, अक्टूबर या नवंबर रिवॉल्यूशन. तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम लोग फरवरी रिवॉल्यूशन के मेन इवेंट्स के ऊपर. क्या क्या हुआ फरवरी रिवॉल्यूशन में? फरवरी रिवॉल्यूशन का पहला मेन इवेंट हुआ 22 फरवरी को. 22 फरवरी को क्या हुआ? 22 फरवरी को नेवा रिवर के राइट बैंक पर जितनी भी फैक्ट्रीज थी, वर्कर्स ने लॉकआउट कर दिया. ताला बंद, काम बंद, टोटल प्रोटेस्ट. 23 फरवरी को 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स और आ गए सपोर्ट में. किसके सपोर्ट में? नेवा रिवर के राइट बैंक पर जो फैक्ट्रीज में लॉकआउट हुआ था, उनके वर्कर्स के सपोर्ट में. मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया. रादर वी कैन से इट बिकम फर्दर स्ट्रांगर. Women played very active role in this lockout. Remember, महिलाओं ने इस लॉकआउट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. आज भी हम लोग 8 मार्च को ही इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. और ये 8 मार्च का विमेंस डे सेलिब्रेशन जो होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट किया है. आप लोग उसको जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो और भी जरूरी है. तो याद क्या रखना है यहां? जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च, यह है इंटरनेशनल विमेंस डे. इसमें 13 डेज का डिफरेंस आता है.
जार निकोलस सेकंड और उनके ऑफिसर्स ने इसको दबाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि वर्कर्स दोबारा लौट करके बड़ी संख्या में आए 24 और 25 फरवरी 1917 को, और उन लोगों ने जम करके प्रोटेस्ट किया जारिस्ट ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट में। जार निकोलस सेकंड ऑफ रोमानोव डायनेस्टी, he suspended the Duma on 25th February, and on 26th February 1917 the workers, the peasants in very big number got collected on the left bank of the Neva river. 27 फरवरी की शाम आते आते पेट्रोग्राद के जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी फार्मर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, सबने मिलकर के पेट्रोग्राद सोवियत को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, बना दिया। द सिचुएशन बिकम वेरी टेंस्ड। द प्रेशर ऑन द जार निकोलस सेकंड माउंटेड। His very close advisors advised him to abdicate the throne, and he did it on 2nd March 1917. एक्चुअली जार निकोलस सेकंड ने जो ये एब्डिकेट किया थ्रोन, इसमें उसके मिलिट्री एडवाइजर्स का भी रोल था। उन लोगों ने भी उसको सजेस्ट किया था कि जल्दी से जल्दी गद्दी खाली कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, एंड द रिजल्ट ओनली गॉड नोज। दैट वाज द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और द मार्च रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। व्हाट हैपेंड आफ्टर द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन देन? क्या हुआ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद में? बहुत बड़ी बात हुई, और उन सभी बातों में से सबसे बड़ी बात थी अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन, आई मीन अराइवल ऑफ लेनिन इन रशिया। Vladimir Lenin returned to Russia after getting such an important opportunity. He returned in Russia. He was in exile. He returned in Russia because he got that opportunity to return. After returning from the exile in 1917, Lenin declared the objectives of the Bolsheviks. These objectives are together called the April Thesis. इन्हीं को हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में केवल 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 मैं और ऐड करके आपके सामने रखूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट था वॉर बी ब्रॉट टू एंड। वॉर मीन्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मीन्स लेनिन सेड इफ बोल्शेविक्स कम टू पावर they were going to withdraw from the First World War, because internal and external both peace required for the development, for the reconstruction of the country. इस पॉइंट को याद रखना है, ये आगे आएगा। The second point, land be transferred to the tillers. खेत दे दो जोतने वालों को, जो जोत सके। जिनके पास खेत है और खाली छोड़ देते हैं, उनके पास खेत नहीं रहेगा। खेत उनके पास जाएगा जो खेत में खेती करेंगे, अन्न पैदा करेंगे। थर्ड, बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। बैंक कोई प्राइवेट नहीं होगा, सब सरकारी होंगे। मतलब जितने भी गैर सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंकिंग एजेंसीज हैं, सबको ले लेगी सरकार। ये बोल्शेविक करेंगे। ये तो हो गए 3 जो आपकी टेक्स्ट बुक में मिलते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द नॉन रशियन कम्युनिटीज इन रशिया। रशिया में सिर्फ रशियन कम्युनिटी के लोग नहीं थे, इस्लाम कम्युनिटी के लोग भी थे, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग भी थे, जू भी थे। इन सबको बराबर अधिकार मिलेगा, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इफ बोल्शेविक्स केम टू पावर आफ्टर डिथ्रोनिंग द जार, आफ्टर सक्सेस ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। 5वीं बात, वर्क टू एवरी हैंड। हर हाथ को काम मिलेगा। नोबडी वाज गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड। लेनिन एंड हिज फॉलोअर्स, आई मीन द entire Bolshevik group, they followed the radical path, the revolutionary path. It was required to support the provisional government which was formed under the leadership of Kerensky. Trade unions grew in big number. बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स यूनियंस, फार्मर्स यूनियंस बनने लगी रशिया में।
इनके मूवमेंट चारों तरफ फैल गए. देयर मूवमेंट स्प्रेड वेरी फास्ट ऑल ओवर रशिया. एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियट्स वाज फॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ जून 1917. दिस पॉइंट वी मस्ट रिमेंबर. इतने सारे डेवलपमेंट्स और वो भी बोल्शेविक्स के फेवर में होता हुआ देख करके प्रोविजनल गवर्नमेंट और उसका हेड केरेंस्की घबरा गए. इनको लगने लगा अब शायद सत्ता हमारे हाथ से फिसल जाएगी. बोल्शेविक्स की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. इनके रैडिकल आइडियाज लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. Discontent of the people, anger of the people was mounting up. The Bolsheviks had been supporting many revolts, and all these revolts were suppressed by the month of July 1917. जुलाई महीने के आते आते केरेंस्की की सरकार ने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोल्शेविक समर्थित, बोल्शेविक सपोर्टेड सभी रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया. इसी बीच में पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने, सोल्जर्स ने, सबने सपोर्ट कर दिया लेनिन को. एंड नाउ इट वाज अक्टूबर 1917 और नवंबर 1917 and the final revolution started in Russia. The Petrograd Soviet and the socialists were now ready for the seizure of power. सोशलिस्ट पावर सीजर के लिए, बोल्शेविक पावर सीजर के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का हेड बनाया गया लियोन ट्रोट्स्की को. अगर हम अक्टूबर कहें तो 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, दैट इज अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर. एंड अगर हम नवंबर कहें तो 6 नवंबर या 7 नवंबर कह सकते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार. इसी दिन अपराइजिंग शुरू हो गया, रिवॉल्यूशन शुरू हो गया. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट केरेंस्की, ही सेंस्ड, उसने अनुमान लगा लिया कि अब बहुत बड़ा होने वाला है और इसीलिए वो भाग खड़ा हुआ. ही एस्केप्ड. दिस वाज द सक्सेस ऑफ the revolution of 1917. This was the success of the October Revolution. This was the success of the November Revolution. October Revolution, Julian calendar. November Revolution, Gregorian calendar. I hope you got it. देखा जाए तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के इवेंट्स बहुत तेजी के साथ घटे. 25-26 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक्स के ऑफिसेस मिलिट्री ऑफिसर्स ने सीज कर लिए. बोल्शेविक न्यूज़पेपर को सीज कर लिया. प्रो गवर्नमेंट जो ट्रूप्स थी वो विंटर पैलेस को गार्ड करने के लिए अलर्ट हो गई, विजिलेंट हो गई, सतर्क हो गई. बाद में ऐसा भी देखा गया कि अरोरा नाम की शिप विंटर पैलेस की तरफ बढ़ी. दूसरी शिप्स भी नेवा नदी की तरफ बढ़ी. ये बहुत बड़ा इंडिकेशन था. रात आते आते मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया. बोल्शेविक कंट्रोल बढ़ता जा रहा था. बोल्शेविक एक्शन को, बोल्शेविक्स के कार्यक्रमों को, बोल्शेविक्स की एक्टिविटीज को अप्रूव कर दिया गया. किसके द्वारा? इट वॉज बाय द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियट्स इन द पेट्रोग्राड सिटी, द कैपिटल ऑफ रशिया. धीरे धीरे बोल्शेविक रिवोल्यूशनरीज ने व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में पेट्रोग्राद सोवियत और मॉस्को सोवियत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया. देन लेनिन बोल्शेविक्स. अक्टूबर रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल, नवंबर रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल. क्या हुआ अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद? क्या हुआ नवंबर रिवॉल्यूशन के इमीडिएटली बाद? थोड़ा इस पे भी हम लोग नजर डालते हैं. Some very important changes immediately took place after the success of October Revolution. By November 1917, the banks were nationalized. The industries too were nationalized. बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया, उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया. नवंबर 1917 तक. ये बहुत फास्ट है. अप्रैल 1918 के आते आते बोल्शेविक्स के हाथ में पूरा पावर आ गया, बिल्कुल पूरी तरह से आ गया.
लैंड वॉज डिक्लेयर्ड अ सोशल प्रॉपर्टी, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया जमीन को। जो शहरों में बड़े बड़े मकान लोगों ने बनाए थे, कैपिटलिस्ट लोगों ने, इंडस्ट्रीज लोगों ने, बिजनेसमैन ने, सब ले लिया सरकार ने और सबको जरूरत के अनुसार छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी कंप्लीटली एबॉलिश्ड। एरिस्टोक्रेसी टाइटल्स जो जार निकोलस सेकंड के समय में थे और बांटे गए थे पुरस्कार के रूप में, अवार्ड के रूप में, ऑनर के रूप में, सब के सब एबॉलिश कर दिए गए। टोटल इक्वालिटी। अ न्यू यूनिफॉर्म फॉर द आर्मी वाज डिजाइन्ड टू डेवलप द सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, टू डेवलप द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, एंड दिस वाज डिजाइन्ड थ्रू अ कॉम्पिटिशन। It was not like that कि some was given the charge to design and he designed or she designed and it was accepted. नहीं, एक कंपटीशन कराया गया जिसमें पैट्रियटिज्म झलके, देशभक्ति झलके, राष्ट्रवाद झलके, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, समर्पण की भावना झलके। ऐसा यूनिफॉर्म सेलेक्ट किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम हो गया द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे, लेनिन ने उनको डिसमिस कर दिया। 1918 में ही डिक्लेयर्ड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। इन मार्च 1918 द बोल्शेविक गवर्नमेंट साइंड अ ट्रीटी विथ जर्मनी एंड इट वाज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क। By signing this treaty, Russia withdrew from the First World War. Lenin had declared in the April thesis to withdraw from the First World War. It was required for the reconstruction of the nation. 1919 में एक नियम बना दिया गया कि केवल बोल्शेविक पार्टी यानी द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती थी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहीं से रशिया सिंगल पार्टी सिस्टम बन गया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, इसी को रशिया का पार्लियामेंट मान लिया गया। रशिया बिकम अ वन पार्टी कंट्री एंड द वन पार्टी वाज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। चेका, अ सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, was formed under the leadership of Leon Trotsky to suppress, to check the anti-Bolshevik activities in Russia. After these immediate changes by the Bolsheviks in Russia, a civil war started. तो हम लोग थोड़ा सिविल वॉर के बारे में भी जान ले। इसको जानना जरूरी है हम लोग के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछता है। जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम बोल्शेविक लोगों ने चलाया, बोल्शेविक गवर्नमेंट ने चलाया, उसके चलते जो सोल्जर्स एग्रीकल्चरल या फार्मिंग बैकग्राउंड वाले थे वो आर्मी छोड़कर लौटकर अपने गांवों की तरफ चले गए या जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इस पर उनका ध्यान गया, इसलिए वो जाने लगे। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, जो जार के सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने बोल्शेविक्स का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इनको द रेड्स बोला जाता था, REDS। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जिनको द ग्रीन्स बोला जाता था, द प्रो जारिस्ट जिनको द व्हाइट्स बोला जाता था। दे वर सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स, द ब्रिटिश, द जापानीज आर्मीज। इसका मतलब सिविल वॉर शुरू हो गया रशिया में। द फोर्सेस which were fighting against the Bolsheviks lost their support, and that was due to their steps they had taken. In 1922, in the month of December, Lenin formed the USSR, the Union of Soviet Socialist Republic. It's a very important thing. It has frequently been asked in NTSC and other competitive exams also. The full form of the USSR, the Union of Soviet Socialist Republic, formed by Lenin in 1922 in the month of December. The non-Russian communities were given political autonomy. जितनी भी नॉन रशियन कम्युनिटीज थी रशिया में, उनमें से अधिकांश को राजनीतिक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दे दी गई। In this way, a socialist society emerged in Russia, and that also under the leadership of Vladimir Lenin. The Bolsheviks introduced centralized planning.
The industrial production increased. The agricultural production also increased. But the condition of workers in industries was still miserable in Russia. Of course, schools were set up for the children of workers and for the children of peasants. Crèches. काम करने वाली महिलाएं अपने बच्चों को वहां रख सकती थी, तो बहुत सारे क्रेचेस भी बनाए गए ताकि महिलाएं भी काम कर सके। याद रखिए, वहां कहा गया था वर्क टू एवरी हैंड। In 1921, Lenin introduced a new economic policy that is called NEP, the New Economic Policy. Once Lenin had explained his policy, the NEP, as moving one step backward for marching two steps forward. एक कदम पीछे हटना पड़ेगा अगर जिंदगी में आप 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हो तो। ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन था लेनिन का 1921 में। बट अनफॉर्चुनेटली इन 1924 लेनिन डाइड। आफ्टर दैट देयर वाज little conflict between Stalin and Trotsky, and finally Stalin came to power. Of course, there were some global influence of the Bolshevik Revolution of 1917. बहुत सारे यूरोपियन देशों ने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर दिया, सोशलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। The USSR emerged as a very powerful nation under the leadership of Joseph Stalin. It became the global face of socialism, Marxism. Different countries followed socialism in different ways. Stalin's collectivization program or Stalinism. क्या था स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम? थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1927-28 के आते आते पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट के रूप में फूड क्राइसिस रशिया में भी देखा गया, पाया गया, समझा गया, महसूस किया गया। जहां जहां भी अनाज कलेक्ट किया जा सकता था, फूड ग्रेन्स कलेक्ट किए जा सकते थे, वहां कलेक्ट किए गए और इनको देखने के लिए, इनको सुपरवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए और उनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए। कुलक्स वर रेडेड। व्हाट डज कुलक मीन? वेल टू डू फार्मर्स, जो बहुत रिच फार्मर्स थे, जिनके पास फूड ग्रेन्स की होर्डिंग की पॉसिबिलिटीज थी, उनके ऊपर रेड किया गया। उनके बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म सब सीज कर लिए गए बिकॉज लैंड वाज गिवन टू द टीलर। खेत जोतने वालों को देना था। इन 1929 स्टालिन इंट्रोड्यूस्ड कोलखोज, कम्युनिटी एग्रीकल्चर। ऑल कुलक्स वर फोर्स्ड टू गो फॉर kolkhoz, community agriculture, collective farming. It was a very important measure taken by Stalin to increase food production. कुछ लोगों ने स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का प्रोटेस्ट भी किया। उन लोगों को बड़ी बेरहमी से दबा दिया गया। They were suppressed by the Bolsheviks. लेकिन इतना करने के बाद भी स्टालिन अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सका जिनको उसने सोचा था कि वो पूरा कर लेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसा रिजल्ट वो चाहता था वैसा रिजल्ट तो उसको नहीं मिला। हां, कुछ मिला। जिन लोगों ने स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को सप्रेस कर दिया गया। उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए, उनको सोशलिज्म के अगेंस्ट बताया गया, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के अगेंस्ट बताया गया और उनको पनिशमेंट दिया गया। कई लोगों को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। आई होप all of you have understood this part of the chapter also. It's going to solve your purpose. Thank you very much. God bless you all.